This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamu alaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 3 of chapter number 6, Chemical Equilibrium of your textbook. और इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्शंस कैसे पता लगती है रिएक्शन की, उसके अलावा किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होता है, यानी कितनी हद तक वो रिएक्शन जा सकता है, और ली शैटियर प्रिंसिपल हम इसमें पढ़ेंगे, और क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ क्यों करते हैं। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज़ करते हैं कि ताकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता लग सके, ताकि हमें ये पता लग सके कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम हमारे रिएक्शन में कब आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं। Some valuable prediction can be made with the study of equilibrium expression and its constant. उसके अलावा हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस को देखते हुए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते हुए कुछ प्रिडिक्शंस निकालते हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये रिजल्ट जनरेट करते हैं कि इतनी देर बाद या इतने टाइम बाद इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में आ जाएगा। अब वो प्रिडिक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, उन प्रिडिक्शन में सबसे पहले आपके पास आ जाती हैं केसी इज यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले आपके पास ये आ जाती है। उसके अलावा जो ये कहते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन अकर्स। उसके अलावा आपके पास ये दोनों एप्लीकेशंस हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। एंड ऑल्सो अ केमिस्ट कैन कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द कंडीशन थ्रू द नॉलेज ऑफ केसी। इसका मतलब ये है जो केमिस्ट होते हैं, जितने भी लेबॉर्ट्री में रिएक्ट करवा रहे होते हैं रिएक्शंस, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को, मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में हमें भेजना है, उसके अलावा कितनी हद तक रिएक्शन को चलाना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, केसी की नॉलेज से, कि केसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशंस में। सबसे पहले केसी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। Comparing the ratio of initial concentration of reagent with equilibrium constant to predict the direction of a reaction। तो हमने इस एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर कराना होता है रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब ऑफ रिएजेंट्स मीन रिएजेंट्स आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों को बोला जा रहा है। अब इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास वो कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम ना आने से पहले की कंसंट्रेशन है। ठीक, इक्विलिब्रियम नहीं आया, हमने किसी भी स्टेट पे एक इनिशियल कंसंट्रेशन निकाल दी इक्विलिब्रियम आने से पहले की। अगर वो रेशो, ठीक है, वो रेशो कम होता है या ज़्यादा होता है केसी से, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी डायरेक्शन इक्विलिब्रियम की कहाँ होगी। ठीक है, तो वो कैसे आता है, सबसे पहले रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन देख लेते हैं। रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट इनिशियल प्रोडक्ट यानी कंसंट्रेशन जो आपकी प्रोडक्ट की है इनिशियली, वो डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इनिशियली उनको, इन दोनों का जो रेशियो है वो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन रेशियो कहलाता है। इसको हम क्यू से भी डिनोट करते हैं, कुछ कुछ जगहों पे क्यू से भी डिनोट किया जाता है इसको, क्यू सी से। ठीक है, और देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़, और इस कंपैरिजन की आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, नंबर 1, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन केसी, अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा हो जाता है क्यूसी, इनिशियल रेट कांस्टेंट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट, अगर ये बड़ा हो जाता है क्यूसी केसी से, एक कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन इफ़ इट इज़ लेस देन केसी, और अगर ये केसी से लेस देन है यानी कम हो जाता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन में। एंड इफ़ इट इज़ इक्वल टू केसी, और जब क्यूसी बराबर हो जाए खुद केसी के, तब क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिएक्शन के ऊपर, यानी इक्विलिब्रियम कहाँ जाता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इनका क्यूसी निकाल देते हैं। क्यूसी कैसे निकलेगा, रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा आपके पास, प्रोडक्ट इनिशियल डिवाइड बाय रिएक्टेंट इनिशियल। ठीक है, ये आपका रेशियो है जिसको हम कंपेयर कराएंगे केसी से। ठीक है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपके पास द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन दोनों का रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम में किससे हम एक्सप्रेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उससे हम
कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप क्या चल रहा है, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम द केसी फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स कैन बी गिवन एज, यानी अगर आपके पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो केसी कैसे निकाला जाएगा आप रिएक्शंस का, सी की पावर सी कैपिटल डी की पावर डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, तो ये आपके पास सिंपल रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब आपके पास सिंपल आपके पास QC भी आ जाएगा। QC क्या होता है, द रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफन डिनोटेड बाय Q, ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट मींस कि सिंपली आपके पास Q वो वैल्यू है जो किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में आने से पहले की जो अमाउंट होती है, ठीक है, उसको मेजर करने को जो वैल्यू मिलती है आपको, उसको हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपली प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट एट अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। व्हेन द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, यानी ऐसे पॉइंट पे जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं आता, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नॉट एट इक्विलिब्रियम पे जब एक पॉइंट आता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, उससे पहले पहले जो हम मेजर करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशंस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, वो आपके पास Q से डिनोट की जाती है, ठीक है। और उसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट आपके पास वही होंगे जो आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें दोनों को एस से कंपेयर करवाएंगे आगे। नंबर 1 केस क्या है आपके पास कि QC जब ग्रेटर हो KC से, ठीक है। जब QC बड़ा हो जाएगा KC से, यानी आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो बढ़ जाएगा रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो इस केस में क्या होगा, द रिएक्शन प्रोसीड इन द रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन और इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। आपके पास एक रिएक्टेंट है, उसमें क्या करेंगे, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली। और इस केस में रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। यानी आपके ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रुक जाएगी या एक तरीके से स्लो हो जाएगी एज कम्पेयर टू रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट केस में आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट कम बनेंगे अगर KC छोटा हो जाए QC से, ठीक है। QC आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, आपकी बुक में यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन रिएक्टेंट इनिशियल भी लिख सकते हैं इस QC की जगह हम। QC इज लेस देन KC। सेकंड केस आपके पास है, इफ इन दिस केस द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आपका मतलब ये है कि अब जब KC बढ़ जाएगा QC से तो आपकी इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, यानी आपका जो रिएक्शन है वो किस तरफ ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए वो मेहनत करेगा। थर्ड केस आपके पास है QC बराबर हो जाए KC के, ठीक है। ये बहुत इजी केस है। इसमें क्या होता है कि जब QC यानी इनिशियल कंसंट्रेशन KC के बराबर हो जाती है तो सिंपली आपके पास कोई नेट रिएक्शन नहीं होगा, यानी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा जो है मेहनत नहीं कर रहा होगा, ना ही रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट मिल रहे हैं उतने प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं आपस में, और रिएक्टेंट जितने बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, तो कोई नेट चेंज रिएक्शन में नहीं आ रहा। जब भी नेट चेंज नहीं आया किसी भी रिएक्शन में तो वो समझ जाना है कि हमने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, यानी इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है और यहाँ पे अब इक्विलिब्रियम आ गया है, इसका मतलब कोई नेट चेंज नहीं आया, ठीक है। ये डायग्राम देख लें, अगर जब K फर्स्ट बार क्या डिनोट कर रहे हैं, जब K बड़ा होगा QC से तो आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, रिएक्शंस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी रिएक्शंस जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। ये आपकी सेकंड कंडीशन है, ठीक है। सेकंड केस के बारे में कहा जा रहा है, जब QC छोटा होगा यानी K बड़ा हो जाएगा QC छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे। और आपके पास जब K छोटा हो जाए Q से तो इसका मतलब रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा वापस बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, और यानी प्रोडक्ट के बजाय रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है। और बीच वाली कंडीशन थर्ड वाला केस है आपके Q जब बराबर हो जाए K के, तो इसका मतलब आपका इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में आ गया है और दोनों का रेट ऑफ चेंज बराबर ही है एक दूसरे से, ठीक है। ज़ीरो तो नहीं है बट नेट चेंज उसका ज़ीरो होगा, यानी नेट चेंज मतलब कि एक्स्ट्रा चेंज किसी में नहीं आएगा, दोनों मतलब जितना रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट भी एक दूसरे के साथ चेंज होंगे, ठीक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318318660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Okay. Example number 4 of your book is the KC
for the dissociation of hydrogen iodide at 356 डिग्री सेल्सियस इज 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2। ठीक है, आपके पास जो है Kc की वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको रिएक्शन का गिवन है। उसके बाद उसने बोला है कि इफ़ देयर आर 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन, अगर आपके पास 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन है, 1.5 मोल्स पर डीएम क्यूब आयोडीन है और 5.5 मोल्स पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आयोडाइड है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन मूव सो एज टू अचीव द इक्विलिब्रियम। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो रिएक्शन अचीव कर ले इक्विलिब्रियम को और स्टेबल हो जाए। ठीक है, यानी दोनों के रेट इक्वल हो जाएं। तो इस सवाल में आपके पास सिंपली कंसंट्रेशंस गिवन है। कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। ठीक है, इसको आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, कहीं कहीं सवालों में मोल पर लीटर भी आपको मिलेगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल आपके पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, मोल पर डीएम क्यूब दोनों में कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपके पास वैल्यू है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट, तो इसका मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होगा। सॉरी, द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अच्छा, आपके पास ये सवाल सिर्फ यहाँ तक आएगा, मतलब जो आपका सवाल है वो सिर्फ इस पॉइंट तक दिया जाएगा बस। उसके बाद आपने रिएक्शन खुद लिखना है। ठीक है, रिएक्शंस को याद करने के बजाय अगर आप इनकी सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें तो आपको रिएक्शन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए भी अगर आप बनाना चाहें तो बहुत सिंपल ईजी रिएक्शन है। हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब HI है, और जब ये ब्रेक होगा तो H2 और I2 बनेगा। ठीक है, H2 और I2 इसलिए बन रहा है क्योंकि सिंपल H और सिंपल I बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से उसको H2 और I2 करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें HI में 2 लगाना पड़ेगा पीछे। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने ये 2 बाद में लगाया क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी लाने के लिए, यानी H2 और I2 यूज़ करवाने के लिए, यानी प्रोडक्ट हमारा H2 और I2 बने इंस्टेड ऑफ H एंड सिंपल I, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए H2 और I2 लगेगा, और इस वजह से हम HI के पीछे 2 लगा देंगे। सो अकॉर्डिंग टू मास ऑफ एक्शन, और उसके अलावा इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी गिवन है आपके पास 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी K इनिशियल, या इसके अलावा आप यहाँ Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपकी बुक में K इनिशियल है, तो आप इसको, मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप इसको K इनिशियल ही लिखें। ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। मे बी किसी बोर्ड एग्जामिनर ने Q नहीं पढ़ा हुआ हो तो वो इसको कट भी कर सकता है, तो बेहतर ये है कि आप इसको K इनिशियल से ही लेके चलें। ठीक है, K इनिशियल इज इक्वल्स टू H2 इनिशियल I2 इनिशियल अपॉन HI स्क्वायर इनिशियल। अब ये टर्म कैसा है, सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की उसका रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो है कहते हैं डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 है आपके पास, 2HI में 2 मोल्स हैं, ये आपके 2 मोल्स सिंपल HI की कंसंट्रेशन की पावर बन जाएंगे। ठीक है, ये आपकी सिंपल पावर बन गई। अब हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है। H2 इनिशियल आपके पास 0.5 है, ये गिवन है आपके पास H2 इनिशियल 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब। इस तरह 1.5 मोल्स किसके हैं, आयोडाइड के आपके पास गिवन है। ठीक है, और आपके पास 5 किसके मोल्स हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के। तो तीनों वैल्यूज जब हम इन फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा 1.5 से तो आपके पास 0.75 आंसर आएगा। इसी तरह जब 5 का स्क्वायर होगा तो 25 होगा, और आपका आंसर 3 एक्सपोनेंट माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, यानी K इनिशियल आपका कितना आया, 3 एक्सपोनेंट माइनस 2, और आपका Kc कितना था, 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 2। तो इस हिसाब से सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट इज 3 एक्सपोनेंट माइनस 3, यानी इस रिएजेंट की जो रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन है रिएजेंट्स का वो कितना है, 3 एक्सपोनेंट माइनस 2, विच इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ Kc। यानी यहाँ पे आपके पास कौन सा वाला केस आ गया जिसमें Kc की वैल्यू छोटी हो जाएगी और Q की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट है वो कम बनेंगे और जो आपके रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा बनने की कोशिश करेंगे ताकि वो इक्विलिब्रियम में आ सके वापस। क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके पास सिंपल है कि इसमें क्या है आपके पास, Kc फॉर द रिएक्शन 2HI रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म H2 प्लस I2। ठीक है, एट 448 डिग्री सेल्सियस इज 0.0194, यानी Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इस सवाल में दिया हुआ है 0.0194। इफ 1 लीटर वेसल कंटेन्स 0.2 मोल्स हाइड्रोजन
12 moles iodine and 15 moles hydrogen iodide. Predict the direction of the reaction. अब यहाँ पे इन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का आप लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल पर डीएम क्यूब होता है। तो यहाँ पे इन्होंने सवाल में लिखा है इफ 1 लीटर वेसल, ठीक है, 1 लीटर यानी नीचे जो डीएम क्यूब है वो 1 है आपका। डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है, ठीक है, इसलिए आप लीटर को डीएम क्यूब से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आप मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं इसको, तो और 1 लीटर है तो इसका मतलब आपके पास 0.2 मोल्स डिवाइड बाय 1 लीटर, सिंपल 0.2 मोल्स आ गया, ठीक है। तो इसको आप मोल्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंपल आपके पास सबसे पहले वही होगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन लगेगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट्स आपके ऊपर आएंगे रेशियो में, फिर आपके नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। और इस सवाल का रिएक्शन ऑलरेडी आपको सवाल में गिवन है, तो ये जो 2 है वो आपके पास HI की कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगा, ठीक है। और सिंपल आप सारी वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई बाई 12/15 स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। अब 0.2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2.4 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.0106 एक वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपके पास Q की वैल्यू है, ठीक है, यानी K इनिशियल कंसंट्रेशंस की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कराएंगे। अगर हमारी कंसंट्रेशन सिंस द कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, हैंस द रिएक्शन विल मूव टूवर्ड्स राइट। यानी अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.0106 और हमारी Kc कितना है 0.10194, यानी हमारा Kc बड़ा है K इनिशियल से। जब Kc बढ़ जाता है तो आपका रिएक्शन किस तरफ मूव करता है, प्रोडक्ट साइड पे, यानी आपका जो इक्विलिब्रियम है, यानी ये जो रिएक्शन है वो राइट साइड की तरफ जाएगा, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगी और जो आपके कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट हैं, यानी जो रिएक्टेंट बन रहे होंगे उनके रिएक्शन स्लो हो जाएगा थोड़ा। क्लियर है? ओके। सो दूसरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम की क्या है, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। यानी हमने केमिकल रिएक्शन की उसको कंडीशन को कैलकुलेट करना कि किस हद तक रिएक्शन मतलब हो सकता है, यानी कब वो रिएक्शन आपका जो है कहते हैं लो होगा, कब वो रिएक्शन फास्ट हो रहा है, यानी उसकी स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग Kc वैल्यू, ठीक है। तो फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन प्रेडिक्ट नॉट ओनली द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन बट ऑल्सो द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड। यानी या तो हम उसकी डायरेक्शन ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट उसके अलावा हम ये भी पता लगा सकते हैं उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड में वो रिएक्शन हो रहा है। देयर मे बी 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसको हम देखते हुए ये प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो तो उस वक्त क्या होगा। दूसरी चीज़ स्मॉल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उस वक्त क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, तो ये सब। और थर्ड इज अ मॉडरेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं एक केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। सो प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसकी केसेस को देख लेते हैं जब Kc की वैल्यू ज़्यादा हो या Kc की वैल्यू कम हो या फिर Kc मॉडरेट हो। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, a very high value of equilibrium constant indicates that the forward is almost complete, and in other words we can say that reactants are very unstable and they react spontaneously। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ वेरी हाई, तब क्या होता है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी रिएक्टेंट आपके पास कम है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा हो गए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिएक्टेंट्स आर वेरी अनस्टेबल, और इसका मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल हो गए और दे रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, और वो फर्दर रिएक्ट करेंगे ताकि रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ओजोन का एक रिएक्शन है जो कि बहुत हाई होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर 55। तो इसका मतलब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो ओजोन है ओ की पावर 3 मतलब ऑक्सीजन 2O3 ये आपके पास बहुत ही अनस्टेबल है। तो क्या होगा कि आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और आपके पास रिएक्शन लेफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू होगा ताकि इक्विलिब्रियम वापस से अटेन हो सके, ठीक है। सेकंड केस आपके पास है व्हेन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लो या वेरी स्मॉल।
ठीक है, अगर हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो इंडिकेट करती है देयर इज अ वेरी लिटिल टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अगर आपकी Kc की वैल्यू बहुत कम है, तो बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन बहुत कम हो रहा होगा। ठीक है, यानी आपका बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड बहुत बन चुका है, आपके प्रोडक्ट ही नहीं बने हैं। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिएक्टेंट्स आर वेरी स्टेबल, यानी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स बहुत हैं और प्रोडक्ट है ही नहीं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2HF H2 एंड F2, यानी 2HF जब डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है, जो कि 1 एक्सपोनेंट माइनस 13 है। ठीक है, इसकी इंडिकेशन से हमें क्या पता है, दिस इंडिकेट द फॉरवर्ड अकर्स विद नेग्लिजिबल स्पीड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इज वेरी स्टेबल, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है वो बहुत ही स्लो स्पीड में हो रहा है। ठीक है, यानी जो आपके पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन बन रहा है वो बहुत ही स्लो स्पीड में बन रहे हैं, उनका रेट बहुत ही हल्का है। ठीक है, और जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो बहुत स्टेबल है। रिएक्टेंट स्टेबल मतलब कि रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। जब रिएक्टेंट का रेट ही बहुत हल्का है रिएक्शन होने का, तो इसका मतलब रिएक्टेंट आपके ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम होगा। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मॉडरेट, यानी थर्ड केस क्या है, जब हमारी Kc की वैल्यू बराबर हो, यानी बीच की हुई हो, बिटवीन हाई एंड लो। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नीदर वेरी हाई नॉर वेरी स्मॉल, अगर Kc की वैल्यू आपकी ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, तो उसमें हम कंक्लूड क्या करते हैं कि रिएक्शन अकर्स बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम विल बी अटेन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है, उसके अलावा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रहा है। यानी जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कुछ देर बाद, यानी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम की पीरियड बाद आपका इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 reacts together to form ammonia is 10 which is moderate value, यानी 10 आपके पास moderate value यानी दरमियानी वैल्यू है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा कुछ देर बाद। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिडिक्ट करते हैं हम रिएक्शंस को। इसी तरह जैसे स्मॉल के की वैल्यू क्या है, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्टली रिएक्टेंट्स, यानी अगर आपके पास वैल्यू ऑफ के बहुत ही कम है, यानी बहुत स्मॉल है, तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में रिएक्टेंट्स हद से ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट बहुत ही कम बना है। ठीक है, थर्ड वैल्यू है जब आपके पास सेकंड केस आपके पास जब लार्ज के द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट, यानी आपका जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सिल्वर बॉल्स हैं ये डिनोट कर रही हैं प्रोडक्ट को, तो आपकी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। तो तब कब होगा ये, जब के की वैल्यू यानी Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस था। और आपके पास थर्ड पिक्चर क्या डिनोट कर रही है, जब इंटरमीडिएट के की वैल्यू यानी दरमियानी के की वैल्यू होगी, तो आपके पास क्या रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशंस बराबर होंगी, यानी दोनों का रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हो रहे होंगे रिएक्शन में, और आपकी जो वैल्यू है Kc वो दरमियानी है। ठीक है, यानी कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम इसमें आ जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये लीच-हेडरी प्रिंसिपल उसके शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मतलब उसकी ओवरकम करने के लिए, उन फैक्टर्स को ख़त्म करने के लिए लीच-हेडरी प्रिंसिपल दिया गया था। ठीक है, इन्वेंट हुआ था ये लॉ जो 1884 में लीच-हेडरी ने इन्वेंट किया था। जो फैक्टर्स हैं किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के, वो आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो कंसनट्रेशन आ जाता है, दूसरा टेम्परेचर आ जाता है और तीसरा आपके पास प्रेशर आ जाता है। अगर कोई भी फैक्टर, इन तीनों में से कोई एक भी फैक्टर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम चेंज करवा देते हैं, या तो कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या कम कर दें, उसके अलावा टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन का मतलब बढ़ाएं या उसमें से टेम्परेचर निकालें यानी हीट निकाल दें, उसके अलावा प्रेशर को चेंज कर दें, तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो कैसे वापस इक्विलिब्रियम अटेन करता है केमिकल रिएक्शन, उसको लीच-हेडरी प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया था। तो उसका सबसे पहले हम इसका लॉ देख लेते हैं। स्टेटमेंट इनकी क्या है ना, कंस्ट्रेंट और स्ट्रेस इन अ डायरेक्शन इज अप्लाइड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अगर हम किसी भी सिस्टम यानी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम में, और हम किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेस या कंस्ट्रेंट अप्लाई करें, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस, यानी इक्विलिब्रियम अपनी जगह से हटेगा और उस जगह जाएगा जहां पे उस कंस्ट्रेंट या उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर पाए।
ठीक है, सिंपली वर्ड्स में ये है कि जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐड करते हैं, कंसंट्रेशन ऐड कर दें, टेम्परेचर ऐड कर दें, बढ़ा दें या कम कर दें, या प्रेशर चेंज कर दें, इन तीनों की चेंजेस या किसी भी एक की चेंजेस की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम अपनी जगह से हटेगा और उस जगह जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे इन चेंजेस को ओवरकम करके वापस से अपना इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बाय टर्म्स कंस्ट्रेंट मीन्स that the change in concentration, pressure and temperature। कंस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ऊपर लॉ में कंस्ट्रेंट और स्ट्रेस को पढ़ा, तो कंस्ट्रेंट और स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी तीनों में से किसी भी एक चीज़ को चेंज कर देना आपके पास, सिंपल उसको कंस्ट्रेंट कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑल्टर, अगर किसी भी एक फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ पे उस बैलेंस, यानी जो हमने ऐड किया है कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, उस ऑल्टर्ड को, उस चेंजिंग को ख़त्म कर सके। ठीक है, अगर हम एक चीज़ फैक्टर ऐड करते हैं या चेंज करते हैं तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा, या तो वो राइट जाएगा या फिर लेफ्ट जाएगा, ताकि उस बैलेंस, यानी अपने जो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन था ऑलरेडी, उसको वापस से ला सके अपना इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम जो कहते हैं डिफरेंट आगे देखते हैं कि क्या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, कि कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो कहाँ जाएगा, कम कर दें तो किधर जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर के अंदर हम क्या वेरिएशंस लाएँ कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, और प्रेशर के ऊपर भी पड़ा है। फोर्थ वन हमारा कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कैटलिस्ट को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि कैटलिस्ट आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ाता। ठीक है, पड़ता है उससे इक्विलिब्रियम पे, वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के वो चेंज करता है कैटलिस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, सो अब आपके पास जो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन को हम देख लेते हैं। कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या केमिकल रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज इंक्रीज, the equilibrium will shift in the direction of the reaction that uses the reactant, so that the reactant concentration decrease, the forward reaction is favored। अच्छा, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल से एक रिएक्शन लिख दूँ, A कन्वर्ट हो रहा है B में। ठीक है, इसको सिंपल अगर हमें लिखना चाहें तो A कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, B में। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ A साइड पे, ठीक है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ रिएक्टेंट की, तो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, उसके अपोजिट साइड पे जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जिस जगह पे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसके अपोजिट इक्विलिब्रियम मूव होगा, ताकि उस चेंज को वो ख़त्म कर सके, यानी अंडू कर सके। ठीक है, तो यानी आपके पास जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी उनकी कंसंट्रेशन कुछ देर बाद, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी इक्विलिब्रियम किस तरफ भागेगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी प्रोडक्ट साइड की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम, और कंसंट्रेशन इस हिसाब से रिएक्टेंट की कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑल्सो फेवर्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज डिक्रीज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम कर दें, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से हम निकाल लें, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने निकाली, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन कहाँ कम हो गई, प्रोडक्ट साइड पे, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जहाँ पे कमी आई है। ठीक है, दो बातें हैं, एक बात ये कि जहाँ पे इजाफा होता है इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट जाएगा। ठीक है, अगर रिएक्टेंट में इजाफा हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, अगर आपके पास प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है कंसंट्रेशन का तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पे जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड में कमी होती है कंसंट्रेशन की तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पे ही आएगा, जहां कमी है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है, इसी तरह जो ये कहते हैं अगर बी यानी प्रोडक्ट साइड पे कमी आती है तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पे ही जाएगा, ताकि वो इक्विलिब्रियम को वापस से अटेन कर सके। लेट सपोज दोनों के पास यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे भी 10 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने B में से कंसंट्रेशन कितनी कर दी, 10 के बजाय 8 कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि B में से मैंने 2 मोल्स पर डीएम क्यूब निकाल लिया, यानी 8 हो गई, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, जहाँ पे कमी आई, यानी यहाँ से 1 मोल पर डीएम क्यूब इधर की तरफ जाएगा, ताकि ये दोनों को 9 कर दे, यानी बराबर ले आए। ठीक है, इससे भी क्लियर हो गया एक पॉइंट। और दूसरी बात ये कि अगर मैं किसी जगह की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बढ़ाने का मतलब ये है
कि मैंने यहाँ 11 कर दी, ठीक है, सॉरी 12 कर देते हैं, ठीक है। तो 12 करने का मतलब जहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाई है उसके अपोजिट की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा और वहाँ पे उसको 11 कर देगा और यहाँ पे भी खुद 11 हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम लाने के लिए ऐसा होगा कि इक्विलिब्रियम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? If the concentration of the reactant is decreased, the equilibrium will shift in the direction of the reaction that the produces the reactant so that the reactant concentration increases. अगर हम concentration decrease कर देते हैं reactant की तो equilibrium reverse direction में shift होगा, यानी आपके products की मतलब backward reaction जो rate होगा वो बढ़ जाएगा, यानी आपके reactant ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, और product as compared to reactant कम बन रहे होंगे। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन में ऑल्सो फेवर्ड, मतलब रिवर्स रिएक्शन उस वक्त भी हो सकते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, यानी वही बात होगी कि अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, जैसे यहाँ पे 12 है, मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ गया था? रिवर्स डायरेक्शन में चला गया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कंसंट्रेशन का कि जब भी हम जिस जगह पे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट की तरफ जाएगा, और जिस जगह पे हम कंसंट्रेशन कम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम वहीं आएगा, ठीक है, ताकि इस चेंज को वो खत्म कर सके और वापस से इक्विलिब्रियम अटेन कर सके रिएक्शन, ठीक है। फर्दर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इस इक्वेशंस के साथ कि आपके पास एक PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मिल रहा है और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना रहा है, ठीक है। एनी ऑफ दीज चेंजेस कॉज अ शिफ्ट टू द राइट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ भी चेंज है, जैसे ग्रीन वाले जो चेंज आ रहा है, अगर हम ग्रीन से कुछ भी चेंज करें, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें PCl3 की, Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिक्रीज कर दें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड की PCl5 की, तब भी इक्विलिब्रियम हमारा राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर एनी ऑफ दीज चेंजेस कॉजेस अ शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी अगर हम इनमें रेड में से कुछ चेंज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी इंक्रीज कर देंगे अगर यहाँ प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ओवरकम करेगा। इसी तरह अगर हम डिक्रीज करते हैं Cl2 की और आपके पास PCl3 की, तब भी इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? जहाँ पे डिक्रीज हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा इसमें। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो डिक्रीज होता है विद द राइज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डिक्रीज होंगे। इसी तरह अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को लें तो उसमें क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यानी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इसको और फर्दर एक्सप्लेन ली शेडलियर ने कैसे एक्सप्लेन किया है हम वो देख लेते हैं, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या था, उसको रिकॉल कर लेते हैं हम। एक्सोथर्मिक आपके पास वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, यानी जिसमें से हीट रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन जब वो हो रहे हैं और उसमें से हीट निकल रही हो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट दी जा रही हो ताकि वो रिएक्ट करें, ठीक है, उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इक्विलिब्रियम में ली शेडलियर ने कैसे कहा था कि नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है? A+B C+D, ये एक सिंपल एक रिएक्शन है, ठीक है। अब उसमें चेंज इन टेम्परेचर होगा और उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेट्स सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास है NO+O2, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये आपके पास सिंपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर ऐड कराते हैं, टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इसका बढ़ाते हैं हम किसी भी तरीके से, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसका मतलब है कि आपके पास NO और NO2 ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। मोर NO and O2 आर फॉर्म्ड if the temperature is increased in exothermic reaction. Similarly, if the temperature is decreased in this type of reaction, what will happen? Equilibrium will shift towards the right and more products are formed. इसका मतलब अगर हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड पे जाएगा, यानी आपके पास NO2 ज़्यादा बनेंगे इस टाइम पे अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास जो ये कहते हैं कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी? NO2 की, और कंसंट्रेशन कम किसकी हो जाएगी? NO और O2 की, ठीक है। ये कहानी हो गई एक्सोथर्मिक के लिए। अब एक रिएक्शन है सेम रिएक्शन जिसमें आप जो कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है। जब N2 को रिएक्ट करा रहे हैं O2 के साथ तो आपके पास बन रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है।
टू NO की फॉर्मेशन का रिएक्शन है जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मीन्स इस रिएक्शन को हम हीट दे रहे हैं, यानी डेल्टा H हम यहाँ पे पहले से ही सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट में ताकि वो रिएक्ट कर सके और NO बना सके। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, मूव्स टूवर्ड्स राइट टू गिव हाई यील्ड ऑफ NO प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे एक्सोथर्मिक में अगर हम इंक्रीज कर रहे थे टेम्परेचर तो आपके पास रिएक्टेंट साइड पे जा रहा था इक्विलिब्रियम, अगर हम डिक्रीज कर रहे थे तो इक्विलिब्रियम हमारा प्रोडक्ट साइड पे जा रहा था। इसी तरह अगर एंडोथर्मिक में हम इंक्रीज करते तो हमारा किस तरफ जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में इंक्रीज करते हुए लेफ्ट पे जा रहा था, तो एंडोथर्मिक में इंक्रीज करते हुए राइट साइड की तरफ जाएगा, यानी आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा। इसी तरह अगर हम एंडोथर्मिक में डिक्रीज करें रिएक्शन को, सॉरी टेम्परेचर को, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा N2 और O2 आपके इक्विलिब्रियम में बनना शुरू हो जाएंगे, यानी आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है टेम्परेचर के लिए। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज इन इक्विलिब्रियम। प्रेशर को चेंज कर देने से केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम कैसे देखेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन कौन सी नेचर का होना चाहिए, गैस मीडियम होना चाहिए, गैस फेस होना चाहिए, बिकॉज प्रेशर हमेशा गैस पे इफेक्ट कर पाएगा क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर हम किसी भी लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ प्रेशर बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर तो लिक्विड बहुत ही लिटिल बिट क्वांटिटी में कंप्रेस होगा, जबकि सॉलिड तो कंप्रेस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए प्रेशर की जो वेरिएशंस आती हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर वो हम सिर्फ किस मीडियम यानी किस नेचर ऑफ रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं, वो सिर्फ गैसेस के लिए पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती हैं और प्रेशर से उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वॉल्यूम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है अगर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा करते हैं गैसेस का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास रिएक्शंस होते हैं कि प्रेशर से हमारे इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम सिंपल वॉल्यूम से कंपेयर कराते हैं कि इफ़ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन m प्लस n। x प्लस वाई के x और y प्रोडक्ट साइड का वॉल्यूम है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट के वॉल्यूम से, ठीक है, रिएक्टेंट की वॉल्यूम क्या है, m और n। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम्स हैं, 2 मोल्स 3 मोल्स, ये बेसिकली वॉल्यूम्स हैं। अब अगर आपका प्रोडक्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है रिएक्टेंट के वॉल्यूम से, यानी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट वॉल्यूम्स, तो इस हिसाब से आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि 2 ओजोन रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन बना के दे रहा है, यानी यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम है रिएक्टेंट साइड पे वो कितना है, 2 है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे वो कितना है, 3 है। तो ज़्यादा किसका हुआ वॉल्यूम, 3, यानी प्रोडक्ट साइड का ज़्यादा हुआ। ऐसे रिएक्शन जिसमें वॉल्यूम प्रोडक्ट साइड का ज़्यादा है और रिएक्टेंट साइड का कम है, उसमें अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पे सबसे कम वॉल्यूम होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी लेफ्ट मतलब जहां पे वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कहाँ कम है, आपका 2 पे कम है, तो आपका इक्विलिब्रियम 2 यानी रिएक्टेंट साइड की तरफ जाएगा और ओजोन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। इसी तरह अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज करने पे आपके पास जहां वॉल्यूम ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम उस तरफ मूव करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव्स टुवर्ड्स राइट। राइट क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इक्विलिब्रियम तब वहाँ क्यों मूव करता है, क्योंकि हमने प्रेशर को कम कर दिया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर O2 इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज़्यादा से ज़्यादा O2 मिल रहे होंगे। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, इफ x प्लस वाई इज लेस देन m प्लस n, यानी प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम हो जाए रिएक्टेंट के वॉल्यूम से, तो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द रिएक्टेंट वॉल्यूम्स, तो एक रिएक्शन है 2NO2 रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म N2O। ठीक है, आपके पास ये गैस बना के दे रहा है। अब इसमें प्रोडक्ट साइड पे जो वॉल्यूम है वो है 1, ठीक है, और आपके पास उस साइड पे कितना वॉल्यूम है, रिएक्टेंट साइड पे 2, तो वॉल्यूम रिएक्टेंट का ज़्यादा हो गया और प्रोडक्ट का कम हो गया। तो इस हिसाब से वही हम देखेंगे कि अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो वहाँ जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम होगा, इसी तरह जहाँ हम डिक्रीज करेंगे प्रेशर को तो वो इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो आपके पास यहाँ पे इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ड्रिवन टूवर्ड्स राइट, यानी वहाँ जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम कम है, यानी
N2O आपके पास N2O4 आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। इसी तरह अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम को, सॉरी प्रेशर को इस केमिकल रिएक्शन में, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट और N2O4 डिसोसिएट हो जाएगा, मोर एंड मोर NO2 इज प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इस हिसाब से आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे और ज़्यादा से ज़्यादा NO2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यानी वॉल्यूम x प्लस वाई, थर्ड कंडीशन ये है जब x प्लस वाई बराबर हो जाए m प्लस n के, जब नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बराबर होंगे दोनों साइड पे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिंपल नो इफेक्ट लिख देंगे। और इस हिसाब में आपके पास सिंपल सी एक इक्वेशन हो सकती है, जैसे 2HI डिसोसिएट होगा H2 और I2 में, तो यहाँ पे भी 2 मोल्स होंगे रिएक्टेंट पे और वहां पे भी 2 मोल्स होंगे प्रोडक्ट पे, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया, तो उस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर हम इसको सम अप करें यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन क्या था कि सिंपली कंसंट्रेशन में जहाँ की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसके अपोजिट की तरफ जाएगा, और इसी तरह जहाँ की हम कंसंट्रेशन कम करेंगे इक्विलिब्रियम उसी की तरफ जाएगा ताकि उसको ओवरकम कर सके। इसी तरह टेम्परेचर में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का था। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हम इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ जाता था, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट बनेंगे। इसी तरह अगर हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम राइट साइड की तरफ जाता था, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनते थे। और एंडोथर्मिक उसका अपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिर ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे एंडोथर्मिक में, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से ज़्यादा के ज़्यादा रिएक्टेंट बन रहे होंगे। और प्रेशर में बहुत ईजी है, प्रेशर में हम वॉल्यूम को देखेंगे, जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं किसी भी रिएक्शन का, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा इक्विलिब्रियम वहाँ जाएगा। इसी तरह अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम उस तरफ मूव करेगा। ठीक है, और अगर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहीं नहीं हो सकता, यानी उसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम फिर भी अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आपके पास वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता, बट उसके रेट को चेंज करता है, यानी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, कितनी स्पीड में रिएक्शन हो रहा है, उसको ऑल्टर कर देता है। कैटलिस्ट का ये काम होता है। ठीक है, एडिंग अ कैटलिस्ट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो उससे इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ली शैट्रियर प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई, और यहाँ पे ली शैट्रियर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो ली शैट्रियर प्रिंसिपल वहाँ अप्लीकेबल है जहाँ पे इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज अ कैटलिस्ट स्पीड अप द फॉरवर्ड एंड बैक रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ स्पीड अप करता है, यानी तेज करता है या कम करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को, और बराबर ही हद तक करता है, यानी जितना फॉरवर्ड होगा उतना ही बैकवर्ड भी करने की कोशिश करेगा। एडिंग अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द रिलेटिव रेट्स ऑफ द टू रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट ऐड करने से उन दोनों के रिलेटिव रेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है कहते हैं आपके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर भी कोई फर्क कैटलिस्ट से नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें हमने ली शैट्रियल और उसकी एग्जांपल्स, उसकी इफ़ेक्ट्स को पढ़ा था कि कैसे फैक्टर्स चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देखेंगे और अपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके अलावा जो है कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट लास्ट टॉपिक होगा हमारा, जिसको हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारी इस टॉपिक की, इस चैप्टर की लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो होगी। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.